गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो में सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और स्वाभाविक सा बात है कि जब हम सोशलिज्म का बात कर रहे हैं और रशियन रिवॉल्यूशन का, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को देखने वाले हैं। तो हम लोग सोशलिज्म से स्टार्ट करेंगे। और सोशलिज्म का जहाँ तक बात है तो चैप्टर का हेडिंग दिया होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग सोशलिज्म को देखते हैं और फिर देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस रशियन रिवॉल्यूशन के चैप्टर में हमें सोशलिज्म को देखना पड़ रहा है। जैसे आगे जब यहीं बच्चे 10th क्लास में जाएंगे तो हम 9th क्लास में जैसे सोशलिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, वैसे ही 10th क्लास में हम नेशनलिज्म और लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं। तो स्वाभाविक सा बात है कि जो भी आइडियोलॉजी चैप्टर में आ रहा है और जो भी इवेंट है जिसने दुनिया को बदल डाला, उसके बीच कुछ रिलेशन है, जिसके वजह से उस घटना को और उस घटना से संबंधित आइडियोलॉजी को हम एक साथ देखते हैं। तो अगर यहाँ पे सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन को एक साथ दिया गया है तो दोनों के बीच कोई संबंध है, हम उसको देखेंगे। सोशलिज्म से स्टार्ट करते हैं। पता है सोशलिज्म समाजवाद, ये लास्ट में जो हमें सफिक्स दिखाई देता है ISM, उसका मतलब आइडियोलॉजी से होता है। आइडियोलॉजी क्या होता है? तो आइडियोलॉजी जो है कुछ विचारों का समूह होता है, सेट ऑफ सम थॉट्स, और वो देखने का एक नज़रिया होता है, दुनिया को देखने का एक नज़रिया होता है। तो ये जो सोशलिज्म यानी कि समाजवाद है, वो भी कुछ ऐसा ही विचारधारा है जो दुनिया को अपने तरह से देखता है। एक और बात, ये जो नज़रिया है वो अपने आप विकसित नहीं होता है। कोई भी आइडियोलॉजी खाली में वैक्यूम में क्रिएट नहीं होता है, बल्कि किसी आइडियोलॉजी के पीछे, आइडियोलॉजी के इमर्ज होने के पीछे जो समाज में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके वजह से कोई आइडियोलॉजी इमर्ज करता है। तो ये जो सोशलिज्म है वो 19th सेंचुरी का आइडियोलॉजी है। अब हम यहाँ पे समय का चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखेंगे हम लोग कि आखिरकार 19th सेंचुरी का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था और जिसके कारण ये सोशलिज्म उत्पन्न हुआ। तो सबको पता है कि 19th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो हालांकि वो तो शुरू हुआ तो 1750 से इंग्लैंड से, लेकिन उसके बाद 19th सेंचुरी में कहीं ना कहीं आके काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को रफ्तार मिला और दुनिया के बहुत सारे देश इंडस्ट्रियलाइज होते गए। तो जब भी कोई परिवर्तन होता है समाज में, जब भी कोई चेंज आता है समाज में, तो एक चेंज के कारण दूसरा चेंज अपने आप आता है, समझते हैं हम। और वास्तव में हम बार बार बोलते हैं कि हिस्ट्री का मतलब साल को नहीं गिनना है, राजा को नहीं पढ़ना होता है, लड़ाइयों को पढ़ना नहीं होता है, बल्कि ये देखना होता है कि आज हम जिस फेज में, आज जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं उसका विकास कैसे हुआ। तो खासकर हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो जो मार्क्सिज्म थॉट है वो किसी भी घटना को एक्सप्लेन करने में सबसे पहले देखता है कि उसके पीछे इकोनॉमिकल चीज़ें क्या है। और वैसे भी जब सोसाइटी में इकोनॉमिकल चेंज आता है तो वो इकोनॉमिकल चेंज ही कुछ नया चेंज लेके आएगा। और इकोनॉमिकल चेंज से क्या चेंज होगा? सोशल चेंज आएगा। कैसे आएगा, 1 मिनट में समझते हैं। आप देख सकते होंगे, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक वर्ड चर्चा में आया होगा, फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म के समय देखते होंगे कि सोसाइटी जो था वो प्रिविलेज्ड बेस्ड था, इग्लिटेरियन सोसाइटी नहीं था, यानी कि समतामूलक समाज नहीं था, और
अलग अलग वर्गों में जो लोग बटे थे उनके बीच इक्वलिटी नहीं था। लेकिन इस फ्यूडलिज्म, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, लैंडलॉर्ड्स देखने को मिलेंगे और हमें देखने को मिलेंगे पीजेंट्स। लेकिन जब फ्यूडलिज्म से यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हमें सोसाइटी में दो क्लास दिखाई देगा। एक होगा कैपिटलिस्ट क्लास, एक होगा वर्कर क्लास। तो इकोनॉमिकल चेंज आया, कैसे आया? फ्यूडलिज्म समाप्त हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोग्रेस कर रहा था। इस इकोनॉमिकल चेंज के कारण सोसाइटी में चेंज आया। सोसाइटी में क्या चेंज आया कि अब सोसाइटी में दो क्लास हो गए, कैपिटलिस्ट और वर्कर। अब जब भी सोशल चेंज होता है तो उसके बाद पॉलिटिकल चेंज आएगा, जिसको हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन में देखेंगे कैसे सोशलिज्म के कारण पॉलिटिकल चेंज आया। तो इस तरह से ये चेंज एक साइकिल में चलते रहते हैं। तो अभी ये जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में जो इक्वेशन बना, सोशल इक्वेशन जो बना, सोशल इक्वेशन का मतलब कि सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स हैं और उनके बीच का रिलेशन। तो अभी वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, इन 19th सेंचुरी के सोसाइटी को हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण सोसाइटी जो है दो क्लास में बटा हुआ है। एक क्लास है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे अपना कंट्रोल रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। वर्कर्स सिंपल सा उन कैपिटलिस्ट के अंडर में काम करते हैं। अब ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण दो क्लास आया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या था, और इस दिक्कत, वो जो समस्या था, उस समस्या के कारण ही सोशलिज्म जो है अपना पांव जमाया। तो हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच। तो ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या चाहते हैं, ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। तो कोई भी कैपिटलिस्ट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको सस्ता करने का कोशिश करेगा। दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे, एक टर्म होता है फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, चलिए मान के चलते हैं एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो वो क्या चाहेगी, जो रॉ मटेरियल है वो भी उसे सस्ता में मिल जाए। रॉ मटेरियल मतलब अगर वीट, गेहूँ, अगर उसे कहीं पे गेहूँ 15 रुपये kg मिल रहा है और कहीं 20 रुपये पर kg मिल रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि जहाँ 15 रुपये kg मिल रहा है वहाँ से खरीदे। क्यों? क्योंकि उसे 5 रुपया का यहाँ भी मुनाफा होगा पर किलो पर। उसी तरह वर्कर्स जो भी काम करते हैं कैपिटलिस्ट के अंदर, तो प्रोडक्शन के ऊपर कम खर्चा आए, तो वो क्या चाहेंगे कि वर्कर्स को वो कम से कम इनकम दे, कम से कम सैलरी दे। आप ही बताइए, अगर आप कैपिटलिस्ट की जगह होते हैं, मान लेते हैं कि आपको मौका मिल जाए, तो आप दो तरह के वर्कर हैं, एक आपसे 600 रुपये एक दिन का मांगते हैं, एक आपसे 400 रुपये मांगते हैं एक दिन का। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? मतलब आप किसको अपने काम पे रखिएगा, ए को कि बी को? स्वाभाविक सा बात है, बी को रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 200 का ये जो गैप आ रहा है, ये लास्ट में जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वहाँ पे मुनाफा बढ़ाएगा। तो कैपिटलिस्ट का सोच क्या होता है कि उनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इस ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में यहाँ पे क्या होता है, कैपिटलिस्ट के द्वारा वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। और आप लोग जो कि पहली बार इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि
रोजगार के तलाश में जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन उनका जो जीवन का स्तर होता है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड होता है, वो बहुत बेहतर नहीं होता है। उन्हें बहुत स्लम एरिया में रहना पड़ता है, गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है, जहाँ साफ सफाई जैसी और अच्छे पानी पीने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इतना ही नहीं, इनका सिर्फ सैलरी वेतन ही कम नहीं होता है, बल्कि इनको इनको इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा घंटे घंटे काम करना पड़ते हैं। आज तो यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा लोग काम करता है, और यहाँ पे वर्कर्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, और इनसे 16-16 घंटे काम लिए जाते थे। कहीं ज़्यादा भी हो सकता था, कहीं थोड़ा बहुत कम। यानी कुल मिला के वर्कर्स का जो कंडीशन था वो इनह्यूमन कंडीशन था, अमानवीय था। कैसे था? तो उनका उनका रहने का प्रॉपर जगह नहीं था भी तो गंदी बस्ती में रहते थे, पीने का पानी नहीं था, सैलरी जो भी उनका इनकम था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे था, और क्या था, उनका कुल मिला के हालत जो था काफ़ी ज़्यादा खराब था। अब होता क्या है कि हर एक समाज में कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, और वो समाज में जो भी गलत चीज़ हो रहा होता है उसके तरफ उनका ध्यान जाता है, और जब वो ध्यान जाता है तो वो जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, चाहे जो गलत है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे ही जब 19th सेंचुरी को देखते हैं, जहाँ पे जैसे हम अपने इंडियन हिस्ट्री में क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी। उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुआ। ठीक उसी तरह से 19th सेंचुरी में ये जो वर्कर्स का हालत ख़राब था, तो इनके हालत को कैसे बेहतर किया जाए, इनका जीवन स्तर बेहतर कैसे हो, इसके लिए समाज में कुछ लोग आए, और वो जनरली मिडिल क्लास के ही लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, और उन्होंने एक आइडियोलॉजी दिया जिसे बोला गया सोशलिज्म। तो सबसे पहले सोशलिज्म एज ए आइडियोलॉजी क्या है? तो सोशलिज्म जो है वो एक इगेलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करता है। इगेलिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है? समतामूलक समाज। समतामूलक मतलब जहाँ पे सब बराबर हो। तो शुरू में ये जो सोशलिज्म है, इसके जो थिंकर होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे सोशलिस्ट। तो ये सोशलिस्ट दो तरह के हुए, एक मार्क्स के पहले के हुए जिन्हें बोला गया अर्ली सोशलिस्ट, और बाद में कार्ल मार्क्स, और उसके बाद के जो भी सोशलिस्ट हुए आफ्टर कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के जो सोशलिज्म था उसे हम लोग साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते थे। तो अभी हम सबसे पहले अर्ली सोशलिस्ट को देखेंगे कि जब हाल ही में जब वर्कर का शोषण किया जा रहा था, तो अर्ली जो सोशलिस्ट थे, अक्सर जो ये अर्ली सोशलिस्ट थे वो ज़्यादातर फ्रांस के ही थे। कुछ जो अर्ली सोशलिस्ट का नाम अगर हम जानना चाहें तो लुई ब्लांक थे, चार्ल्स फोरियर थे, सेंट साइमन थे। ये तीनों फ्रांस के थे। जबकि एक हमें इंग्लैंड के व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो कि खुद अपने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन सॉरी शायद रॉबर्ट ओवन ही थे संभवतः। तो ये खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन ये सोशलिज्म की बात क्यों करते हैं, हम उसको अभी 1 मिनट में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन लोगों का कहना क्या था। लुई ब्लांक, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, ये तीनों फ्रांस के थे, और इनका मानना था कि ये जो वर्कर्स का शोषण हो रहा है वो शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो मशीन है, फैक्ट्री है, वो कुछ खास लोगों के हाथ में है। अगर लुई ब्लांक कहते थे और चार्ल्स फोरियर कहते थे कि अगर ये लोग शहरों की बजाय गांवों में रहना शुरू कर दें, जिसे फ्लांक्स बोला जाता था,
फ्लांक, अगर जो मजदूर हैं वो शहरों के बजाय गांवों में रहना शुरू कर दें और उन वो जो प्रोडक्शन करते हैं उनका तरीका कोऑपरेटिव हो। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि जो ओनरशिप ऑफ फैक्ट्री होगा, चाहे ओनर जो मीडियम ऑफ प्रोडक्शन है उसके उसका ऑनर जो होगा कोई एक आदमी नहीं होगा, बल्कि एक समूह के द्वारा उसका कंट्रोल किया जाएगा। जिसके वजह से होगा क्या कि एक आदमी का बोलबाला होगा नहीं और जो ओनर्स होंगे वो भी खुद काम कर रहे होंगे, तो वर्कर्स का शोषण नहीं होगा। एक जो व्यक्ति थे सेंट साइमन, ये ऐसे सोशलिस्ट थे जो पॉलिटिक्स में भी भाग लिए। इनको 1850 के बाद, शायद 1852 में इनको फ्रांस में जो मिनिस्ट्री था उसमें उनको मिनिस्टर भी बनाया गया था और ये कुछ सुधार वाले काम भी किए थे। हालांकि वहाँ की जो सरकार थी बाद में इनके सुधारों को ख़त्म कर दी। तो इस तरह से सेंट साइमन का जो प्रयास था, सेंट साइमन मानते थे कि वर्कर्स का हालत तब तक नहीं सुधारा जा सकता है जब तक कि वर्कर्स को पॉलिटिक्स में हिस्सा ना दिया जाए। तो इसलिए सेंट साइमन जिस चीज़ की वकालत कर रहे थे वो खुद पॉलिटिक्स में गए। ये सुधार करने का प्रयास तो किए, लेकिन वहाँ की जो सरकार थी वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रही थी और जिसके वजह से इनका जो भी प्रयास था वो असफल ही रहा। एक और व्यक्ति जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन, इनके बारे में, ये थे इंग्लैंड के, लेकिन ये अपना इंडस्ट्री लगाए स्विट्जरलैंड में और वहाँ पे ये जो भी वर्कर्स काम करते थे उन वर्कर्स को अच्छा वेतन देते थे, अच्छा सैलरी दिया करते थे, अच्छे कंडीशन में काम लिया करते थे और ज़्यादा नहीं फिक्स्ड आवर के लिए काम लिया करते थे। और वहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि सामान्य तौर पर जहाँ पे मजदूरों से ज़्यादा घंटा काम लिया जाता है, जहाँ शोषण किया जाता है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम था, जबकि जहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको अच्छे तरीके से काम लिया गया, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा था। तो तभी से रॉबर्ट ओवन एक स्लोगन दिए जिसे बोला जाता है संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक। मतलब रियल में काम वही अच्छा कर रहा है जो सेटिस्फाइड है। और ये बात आज भी लागू होता है, जब तक वर्कर्स खुश नहीं होंगे तब तक उनका प्रोडक्टिविटी जो है वो नीचे ही रहेगा। तो ये जो कुछ सोशलिस्ट थे, चाहे वो सेंट साइमन हो, रॉबर्ट ओवन हो, लुई ब्लांक हो, चार्ल्स फोरियर हो, इनको बोला गया अर्ली सोशलिस्ट। लेकिन इनमें कमी क्या थी? तो इनमें कमी क्या थी कि ये सिर्फ ये समझते थे कि ह्यूमन जो है वो नेचुरली गुड है, मतलब मानव प्रकृति से अच्छा है, वो मानव की अच्छाई पर भरोसा करते थे। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि लोग अपने स्वार्थ को छोड़ के दूसरे की भलाई के बारे में सोचे। तो दूसरा कि ये चूंकि ह्यूमन गुड में विश्वास करते थे तो ये मानते थे कि वर्कर्स का हालत लोगों के कोऑपरेशन से संभव हो जाएगा। ये लड़ाई की बात नहीं करते थे। लेकिन ये जो था महज ख्याली पुलाव था और इसीलिए इन सोशलिस्ट को जो है यूटोपियन सोशलिज्म बोला गया। इन सोशलिस्ट को यूटोपियन सोशलिस्ट और अर्ली सोशलिज्म को यूटोपियन कहा गया। इसका मतलब, यूटोपियन का मतलब होता है कि एक ऐसा आइडियल जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसे यूटोपिया शब्द जो आया है, एक व्यक्ति थे टॉमस मूर, वो एक किताब लिखे थे, उपन्यास लिखे थे नोबल, जिसका नाम था यूटोपिया, जिसमें वो एक ऐसे आइलैंड की कल्पना किए हुए थे जहाँ पे सभी के सभी लोग खुश रहते थे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है कि सभी के सभी लोग खुश हो। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अर्ली सोशलिस्ट आए। हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों के तरफ लोगों के जो वर्कर्स का जो खराब हालत था उसके तरफ इन लोगों का ध्यान गया और लोगों ने इनके ऊपर सोचना शुरू किया। अब इसी के बाद कार्ल मार्क्स आए और उनका विचार आया सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स जो हैं वर्कर्स के हालत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और परिवर्तन करना चाहते थे। और कुछ उनका अंदाज ऐसा ही था, लपक चाटते पत्तल जिस दिन देखा मैंने नर को,
लपक चाटते पत्थर जिस दिन देखा मैंने नर को, सोचा क्यों ना आग लगा दूं आज इस दुनिया भर को। मतलब वर्कर्स का जो खराब हालत था उसके वजह से ये आक्रोशित थे और ये अपना थ्योरी देंगे जिसे बोला जाएगा कम्युनिज्म। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म ऐसा टॉपिक है जो मेनली पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो बस हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में 2-3 मिनट चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे उसके बाद रशिया में क्या हुआ और रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके पीछे उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स को देखते हैं। इनके सोशलिज्म को हम लोग साइंटिफिक सोशलिज्म बोलेंगे। क्यों? तो अर्ली जो सोशलिस्ट थे वो जहां कोऑपरेशन का बात करते थे, वर्ग समन्वय की बात करते थे कि सोसाइटी के अलग अलग लोग एक साथ आएंगे और वर्कर्स का हालत बेहतर हो जाएगा, जबकि कार्ल मार्क्स मानते थे कि यहाँ पे क्या होगा, क्लास फाइट होगा। एक तरफ कोऑपरेशन की बात किया जा रहा था तो एक तरफ लड़ाई का बात किया जा रहा था कि अगर जरूरत पड़े तो लड़ाई करेंगे और वो लड़ाई अगर इन वायलेंस भी हो तो चलेगा, जस्टिफाइड है। अगर श्रमिकों के हितों के लिए अगर अहिंसक लड़ाई भी लड़ना पड़े तो भी चलेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं किया जा रहा था। तो कार्ल मार्क्स जो है वर्कर्स का दशा बेहतर कैसे हो तो वो अपना थ्योरी दिए और एक ऐसा कल्पना किए जो वो भी एक तरह से यूटोपियन ही था। हालांकि हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है ऐसे तो 6 थ्योरी दिए थे, लेकिन हमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इन 6 थ्योरी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तो उनका एक थ्योरी था कि उनका सोशलिज्म कैसा होगा। तो वो बताते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो 3 फेज में होगा। पहला फेज क्या होगा कि पॉलिटिकल चेंज करने में पॉलिटिकल जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कैपिटलिस्ट का जो दबदबा है, तो वर्कर्स जो है क्या करेंगे, वर्कर्स जो है सबसे पहले कैपिटलिस्ट को हटा देंगे। सेकेंड फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज में वर्कर्स जो है वो पावर को गेन करेंगे और ये डिक्टेटर बन जाएंगे। और वो सिर्फ एक देश में ही नहीं रुकेंगे, बल्कि ये जो रिवॉल्यूशन है कि कैपिटलिस्ट को हटाया जाएगा और कैपिटलिस्ट को हटाने के बाद सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि इस रिवॉल्यूशन को पूरे दुनिया में लेके जाया जाएगा। और एक बार जब सभी जगह पे वर्कर्स का शासन आ जाएगा तो उसके बाद तीसरा फेज आएगा। और वो फेज क्या होगा, वह फेज ये होगा कि अब सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होगा। कोई क्लास होने का, क्लास का मतलब क्या है, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास, अगर हम जेंडर पे बात करें तो मेल फीमेल, तो यहाँ पे वैसा कोई भी क्लास नहीं होगा, ना वर्कर्स होंगे ना कैपिटलिस्ट होंगे, सब लोग बराबर होगा। यहाँ पे ही इगलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण किया जाएगा जहाँ पे सब लोग बराबर होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई फेज आया नहीं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म, इस थर्ड फेज को ही कम्युनिज्म बोला जाता है। तो कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म जो था, जहाँ पे बात किया गया था कि दुनिया ऐसा होगा जहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होगा, कोई ना कैपिटलिस्ट होगा ना वर्कर्स होगा, सब बराबर होंगे और सबको ईच अकॉर्डिंग टू दियर कैपेसिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, मतलब प्रत्येक को उसके क्षमता के हिसाब से काम दिया जाएगा, प्रत्येक की जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। किसी के पास सरप्लस नहीं होगा। सरप्लस का मतलब जरूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। सोसाइटी में इनइक्वालिटी कब आता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी तब आता है जब कुछ खास लोगों के पास या कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा जब संपत्ति किसी लोगों के हाथ में चला जाता है और कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, तब जाके समाज में इनइक्वालिटी आता है। तो वहीं कार्ल मार्क्स अपने कम्युनिज्म में बताते हैं कि सोसाइटी ऐसा होगा जहाँ पे सब लोग बराबर होंगे, किसी के पास सरप्लस प्रॉपर्टी नहीं होगा, जिसको जितना जरूरत होगा उतना ही रखेगा और इस तरह से समाज में इक्वलिटी आएगा। कार्ल मार्क्स का ये आइडियोलॉजी था। हालांकि कार्ल मार्क्स लगभग पूरे 19th सेंचुरी में रहे
19वीं सेंचुरी मतलब लगभग 1818 से लेकर 1890 के आसपास तक रहे थे कार्ल मार्क्स जिंदा। और इस बीच वो कुछ किताब लिखे, जिस किताब ने दुनिया को काफ़ी कुछ दिया। और आज भी कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स मर गए लेकिन मार्क्सवाद नहीं मरा। और कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स जिंदा जिस समय थे जितना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, उनके मरने के बाद मार्क्सिज्म जो है ज़्यादा फेमस हुआ। इसे एक प्रोवर्ब में कहा जाता है कि डाइड सीजर वाज बेटर देन लाइफ सीजर। सीजर कोई राजा था यूरोप का, जो जीने के जब तक जिंदा रहा वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा करके लास्ट में मरता है अपने अंतिम क्षण में कि उसके बाद उसका नाम लिया जाता रहा। तो कुछ इसी तरह मार्क्स जो जिस टाइम थ्योरी दी वो बहुत ज़्यादा दुनिया में लोगों ने नहीं सराहा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मार्क्स का जो थ्योरी था जब रसिया में लागू होता है रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, तो हमें कोल्ड वार जैसी घटना भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, आज कोई भी स्टडीज होता है तो या हिस्ट्री के का एक्सप्लेनेशन होता है तो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी के तहत भी उसका एक्सप्लेनेशन होता है। फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि कार्ल मार्क्स 1840s में एक किताब लिखे जिसे बोला जाता था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हालांकि वो अकेले नहीं लिखे थे, उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। अब 1840s में ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया तो इनका विचार काफ़ी जगहों तक गया और इसके वजह से दुनिया के अलग अलग पार्ट में सोशलिस्ट पार्टी का आगमन हुआ। चाहे वो जर्मनी हो, जैसे जर्मनी में जो जर्मन सोशलिस्ट पार्टी थी जिसका रिलेशन बाद में आगे जाके नाजी पार्टी से हुआ, वो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से ही इंस्पायर्ड थी। इतना ही नहीं, लंदन यानी इंग्लैंड में भी जो वर्कर्स थे वो विद्रोह किए। और आपको पता होगा कि वहाँ पे दो पार्टी है, लिबरल और लेबर पार्टी। तो कार्ल मार्क्स के प्रभाव में ही आके लेबर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब कार्ल मार्क्स जो थे वो दुनिया एक इंटरनेशनल लेवल पे इमेज एक अच्छा छवि ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया जिसके बाद वर्कर्स जो है वो एकजुट हो गए। उनका नारा क्या था? कार्ल मार्क्स को बोला जाता है कि वो 19वीं सेंचुरी के रूसो थे। इसका मतलब क्या है कि रूसो एक चिंतक थे जो क्या कहते थे, मैन इज बॉर्न ए फ्री, कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, बट एवरीवेयर इन चेन। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। इसका मतलब है मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर एक जगह वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं वर्कर्स के बारे में कि दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो, तुम्हारे पास सिवाय अपने बेडियों को खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब कि वर्कर्स के पास कुछ था नहीं, जो था उनके पास वो क्या था? शोषण था, लाचारी था, बेचारी था, अमानवीय स्थिति में उनका जिंदा रहना था। तो वो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि ये सारे जंजीर बनाए हुए हैं कैपिटलिस्ट के, तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम उठो जागो और ये जो कैपिटलिस्ट हैं उनको उखाड़ के फेंको, तभी जाके तुम जो जंजीरों में जकड़े हुए हो उस जंजीर से निकल पाओगे। ये वास्तव में ये नारा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ और आगे चल के इसने दुनिया भर के वर्कर्स को एकजुट किया और वो फिर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ रसिया में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।